पागल कातिलों की टोली। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा। संपादन मनीष चंद्रगुप्त। राजनगर जैसे महानगर में कई तरह के अवैध और गैर कानूनी धंधे होते हैं और दूसरे धंधों की तरह ही इन अवैध धंधा करने वालों को भी अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है। जाहिर है कि यह पैसा उनको किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से नहीं मिल सकता है, पर महानगरों में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो अवैध धंधा करने वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं। इस समय हमारे बही खाते की क्या स्थिति है मुनीम? ज्यादातर तो ठीक ही चल रहा है फाइनेंसर। सिर्फ माउंटो पर अभी 70 लाख रुपया बाकी है, पर उसके पास अभी एक दिन का समय और है। माउंटो यानी हेरोइन और ब्राउन शुगर का धंधा करने वाला कैसीनो वाले दुर्जन की क्या पोजीशन है? उस पर 50 लाख रुपया बाकी है और उसका वक्त भी खत्म हो चुका है, पर वो 2 महीने का समय और मांग रहा है। कभी नहीं। ये सब काला धंधा करते हैं जिसके लिए इनको कहीं से भी एक ढेला तक नहीं मिल पाता है। मैं अपने रिस्क पर इनको करोड़ों रुपए का उधार देता हूं, पर ये लोग उसको मजाक समझते हैं। अगर आज मैंने दुर्जन को और समय दे दिया तो कल माउंटो भी और समय मांगेगा, परसों कोई और मांगेगा। नहीं, दुर्जन को मेरे देनदारों के लिए एक उदाहरण सिद्ध होना चाहिए। और चेतावनी भी। हाँ मुनीम, दुर्जन का वक्त खत्म हो चुका है, अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। और उसी रात रूलेट कैसीनो की तरफ जाने वाला सड़क पर एक जोड़ी कदमों की आवाज गूंज रही थी, और गूंज रही थी पागलपन से भरी एक आवाज। दुर्जन गंदा आदमी है, मर जाएगा साला, मार डालूंगा उसे। और अब इस हंगामे में एक नई आवाज शामिल हो रही थी, एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट की आवाज। ओ, ये आदमी तो खुलेआम सड़क पर कार्बाइन लेकर घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे नेक तो नहीं ही हैं। अभी मैं इसका ढीला दिमाग कस देता हूँ। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा, काट काट कर मारूंगा। हट हट जा, दूर हट, रास्ता छोड़। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के कार्बाइन की नाल गोलियां उगलने लगी। हे भगवान, ये तो पागल लग रहा है, पर ऐसे पागल के पास कार्बाइन कहाँ से आई? बारिश की बूंदों की तरह बरसती गोलियां ध्रुव को तो नहीं छू सकी, लेकिन सड़क पर आते एक गैस टैंकर के अगले टायर गोलियों से नहीं बच सके और टैंकर बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराया। अरे, इंजन आग पकड़ रहा है और ड्राइवर शायद टक्कर से बेहोश हो गया है। मुझे उसे बाहर निकालना होगा, वरना इस टैंकर के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा। आग टैंकर तक पहुंच चुकी है, अब टैंकर किसी भी क्षण फट सकता है। अगर मुझे एक पल की भी देर हुई तो ड्राइवर और टैंकर के साथ साथ मेरी राम कहानी भी खत्म नहीं हुई। उफ, बाल बाल बचा, लेकिन वह पागल किधर गया? गायब हो गया। पर वो गया कहाँ होगा? वो बार बार एक ही नाम ले रहा था, दुर्जन। और मैं इस शहर में एक ही दुर्जन को जानता हूँ, रूलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन। वो पागल जरूर वहीं पर गया होगा। रूलेट कैसीनो में रात रोज की तरह जवान हो रही थी। शो करो। कलर है मेरा दांव 7 पर। कि तभी दुर्जन कहाँ है? गंदा आदमी किधर है? ओह माय गॉड, ये तो चीरकर है, पर ये पागलों की सी हरकतें क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है, मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसको लाश में बदलकर वापस फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। चीरकर ने अपने और दुर्जन के बीच पड़ने वाले शीशे को एक ही बार में चूर चूर कर दिया, और उसी पल दुर्जन के अंगरक्षकों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन अंगरक्षकों को चीरकर की शरीर में दौड़ रही पागल शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक हल्के से झटके से ही 2 भारी शरीर हवा में उछल गए और जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों के शरीर का खून जमीन पर आ गिरा। चीरकर दुर्जन की तरफ घूमा। दुर्जन भय से जड़ हो गया था। वैसे भी वो बचकर भाग नहीं सकता था। एक पागल से बचकर भाग पाना बहुत मुश्किल होता है और उससे अपनी जान बचा पाना असंभव। कार्बाइन की नाल अधमरे दुर्जन की तरफ उठी। ट्रिगर धीरे धीरे दबने लगा। गोलियां नाल से निकली, लेकिन तब तक नाल का रुख ऊपर की तरफ हो चुका था। इस हमले से बौखलाकर चीरकर तेजी से घूमा और हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर दूर जा गिरा। कार्बाइन का निशाना इस बार ध्रुव का शरीर था, पर ध्रुव का बदन फिर हवा में तैर चुका था। कार्बाइन की गोलियों से देर तक बच पाना मुश्किल है। देर सबेर कोई ना कोई गोली बदन को छेद ही देगी। इसलिए कार्बाइन को इसके हाथ से अलग करना होगा, और यह काम करेगी ताश की ये गड्डी। और एक फुरफुराहट के साथ दर्जनों ताश के पत्ते चीरकर के मुंह की तरफ लपके, और इससे पहले कि चीरकर संभल पाता, कार्बाइन उसके हाथ से छटक कर दूर जा गिरी और साथ ही साथ
ध्रुव का एक भीषण मुक्का चीरकर के जबड़े से आ टकराया, परंतु पागलों को दर्द का एहसास नहीं होता है। इस बात का पता ध्रुव को तुरंत ही चल गया। अगले ही पल ध्रुव की छाती पर चीर करके वहशी हाथ आ चिपके। ध्रुव को मांस अपनी हड्डियों से अलग होता महसूस हुआ। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी ध्रुव पागल के हाथों को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था। लोहे सी सख्त उंगलियां ध्रुव का मांस फाड़कर अंदर घुसने को बेताब हो रही थी। बेचैनी में ध्रुव ने अपने हाथ को लहराया और चीरकर द्वारा तोड़े गए कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। ध्रुव को बचाव का एक रास्ता मिल गया था। उसका हाथ तेजी से घूमा और कांच की तेज धार ने चीरकर की कलाइयों की नसों को काट दिया। कटी नसों से खून भलभलाकर नीचे गिरने लगा। चीरकर के हाथ अपने आप ध्रुव की छाती से हट गए और ध्रुव के जबरदस्त वारों और नसों से निकलते खून के बीच चीरकर का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। कुछ ही पलों में चीरकर का शरीर लहराकर जमीन पर आ गिरा। अब सबसे पहला काम इसकी कलाई से बहते खून को रोकना है और फिर अस्पताल और पुलिस स्टेशन को फोन करना। और फिर पुलिस स्टेशन पर। आर यू श्योर डॉक्टर शास्त्री? हाँ हाँ ध्रुव, ये आदमी एकदम नीम पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत बुलाकर बहुत अच्छा किया। पुलिस फोर्स का मनोचिकित्सक सलाहकार होने के नाते मेरी राय है कि इसे जल्दी से जल्दी मेरे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ओह, ऐसी हालत में तो इस पर केस तक नहीं चलाया जा सकता। यानी दो हत्याएं करने के बाद भी ये साफ बच निकलेगा? 2 नहीं 3 ध्रुव। अभी अभी खबर आई है कि घायल दुर्जन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है, पर कानून के मुताबिक पागल की सजा यही है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए। ओह, तब तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फाइनेंसर की लिस्ट में अभी कुछ और नाम बाकी थे और उनमें पहला नाम था मांटो खान। कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए हैं, लेकिन क्या पार्टनर? अभी भी हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई है कि हम फाइनेंसर का कर्ज चुका सके, और आज मियाद का आखिरी दिन है। मांटो खान पैसे वापस करने का दिन खुद तय करता है। ये बोलने से पहले आज का अखबार पढ़ लो। ये तो तुमको पता ही होगा कि दुर्जन भी फाइनेंसर का कर्जदार था। ओ रब्बा, तब तो उसका अगला निशाना मुझ पर ही लगेगा। मेरे बॉडीगार्डों की संख्या डबल कर दो पार्टनर। फाइनेंसर के पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्डों की फौज भी बेकार है माउंटो। तो फिर क्या होगा? पैसों का इंतजाम तो आज हो नहीं सकता। फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्डों का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ चक्कर चलाता हूं। ध्रुव के लिए भी ये केस अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसको एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। आखिर उस पागल के पास कार्बाइन कहां से आई? इस सवाल का जवाब मुझे यहां से मिल सकता है, और वो जवाब मुझे इस केस की जड़ तक पहुंचा सकता है। ध्रुव के भीतर पैर रखते ही पूरे बार में सन्नाटा छा गया और एक एक करके अपने गिलासों को आधा भरा छोड़कर सभी शातिर अपराधी बार से बाहर निकलने लगे। ध्रुव नाम की मुसीबत से कोई भी अपराधी उलझना नहीं चाहता था। देखते ही देखते पूरी बार खाली हो गई। उफ, ठंडे के टाइम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं पैदाइशी मनहूस हूं बिज्जू। तुम्हारे बार में शहर के सभी शातिर गुंडे आते हैं, इसलिए तुमको शहर में हो रही हर गलत गतिविधि की जानकारी रहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। इस शहर में अवैध कार्बाइनों का स्टॉक कौन लाया है और वे किसको बेची गई हैं? मुझे नहीं मालूम, और अब तुम अपने आप बाहर जाते हो या मैं तुमको उठाकर फेंक दूं। बिज्जू ने ध्रुव की गर्दन पकड़ ली और वो सचमुच ध्रुव को उठाने वाला ही था कि तभी उसको अपना शरीर ही हवा में उड़ता महसूस हुआ। फिर वो किसी भारी चीज से टकराया और उसके ऊपर कुछ भारी चीजें गिरने लगी। कुछ समझ पाने से पहले ही उसका शरीर कई तरह की शराबों में लथपथ हो चुका था। अब बिज्जू, अगर तुम्हारे शरीर पर गलती से एक जल्दी तीली गिर जाए तो? रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। बता रहा हूं। वे कार्बाइने चीर कर लेकर आया था, और मैं एक बात और भी जानता हूं। चीर कर सिर्फ 1 हफ्ता पहले मेरे बार में शराब पीने आया था, और उस वक्त वो पागल नहीं था। ध्रुव के लिए छानबीन का एक रास्ता बंद हो गया था तो दूसरा खुल गया था। चीर कर एकाएक पागल हो गया था, पर कैसे? शायद डॉक्टर शास्त्री मुझे इसका कारण बता सके। डॉक्टर शास्त्री खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। एकाएक पागल हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है ध्रुव। कई बार मानसिक आघात लगने से लोग पागल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दुर्जन ने चीरकर को कोई ऐसा धोखा दिया था जिससे कि चीरकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा।
और उसी पागलपन की हालत में इसने दुर्जन का खून कर दिया। पर चीरकर की वो अमानवीय ताकत? पागलों में अक्सर दीवानेपन की वजह से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मैं चीरकर का पूरा चेकअप ध्यान से कर रहा हूं। अगर मुझे कोई अनोखी बात पता चली तो मैं तुमको तुरंत सूचित कर दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूं। डॉक्टर शास्त्री की थ्योरी मुझे ठीक लगती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा संतोष नहीं हो रहा है। वो आ रहा है। ठीक से समझ गए ना कि क्या कहना है? समझ गया, पर पहले 500 रुपए तो दो। साहब, ध्रुव साहब। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं फड़के साहब, सुधीर फड़के। मैं यहाँ पर वार्ड बॉय हूँ ध्रुव साहब। चीरकर को मैंने ही उसके सेल में बंद किया था, पर सेल में बंद होते समय वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। किसी माउंटो खान का नाम बार बार ले रहा था, बोल रहा था कि नशा बेचता है, गंदा आदमी है, मैं उसकी हड्डियां चबाऊंगा, ऐसा बोल रहा था चीरकर। नशा बेचता है माउंटो खान, मैं समझ गया। थैंक यू फड़के जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। शाबाश फड़के। अब ध्रुव मांटो खान को ढूंढता हुआ उस तक जरूर पहुंच जाएगा और ध्रुव के वहां पर रहते फाइनेंसर के पागल कातिल मांटो का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मांटो खान के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया। बाजियां हर तरफ से चली जा रही थीं। आज का दिन बीत गया फाइनेंसर, और माउंटो खान का पैसा अब तक नहीं आया और न ही कोई खबर आई। दुर्जन का अंजाम जानकर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यानी अभी भी हमारे कर्जदार कुछ नहीं सीखे। इनको एक खुराक और देनी होगी। मांटो को खत्म कर दो। अब की बार कनपटी मार का इस्तेमाल करो। माउंटो खान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मुझे मालूम है कि वे पागल शैतान मुझे इस गोदाम में भी ढूंढ लेंगे। किस पागल शैतान से डर रहे हो मांटो खान? ध्रुव, तुम्हारे नशे का धंधा शायद मंदा चल रहा है। ये सब झूठ है, मेरे दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है। तुम खुद देख लो, चारों तरफ आटे की बोरियां हैं। मैं तो आटे का काम करता हूं। यानी सारा माल तुमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। चीरकर से तुम्हारा क्या संबंध है मांटो? इसी वक्त गोदाम के ठीक बाहर माउंटो के बॉडीगार्ड गश्त लगा रहे थे। तो इधर नजर रख कोका, मैं उधर देखता हूं। पर तभी अचानक ही दो हाथ बिजली की तरह लहराए। लोहे सी सख्त उंगलियां बॉडीगार्डों की कनपट्टियों से टकराई और बॉडीगार्डों के शरीर बेहोश होकर जमीन पर आ गिरे। एक वैसी आकृति ऊपर से दोनों बेहोश व्यक्तियों पर कूदी। भारी बूटों का संपर्क दो खोपड़ियों से हुआ और एक भयानक आवाज के साथ दोनों सिरों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। आवाज गोदाम के अंदर तक भी पहुंची। ये कैसी आवाज है? जरूर कोई पागल कातिल यहां तक आ पहुंचा है। इसको जरूर फाइनेंसर ने मुझे मारने को भेजा है। कौन फाइनेंसर? चीरकर भी उसी का आदमी था। मैंने और दुर्जन ने फाइनेंसर से कर्ज लिया है। समय पर पैसा वापस न कर पाने की सजा देने के लिए उसने दुर्जन का खून करवा दिया और अब मेरा भी वही हाल होगा। अगर ऐसा है तो इसके हाथों में कार्रवाई होगी। पहले उससे बचने का इंतजाम करना पड़ेगा। कनपटी मार की टक्करों से धीरे धीरे दरवाजे के परखच्चे उड़ रहे थे और आखिरकार दरवाजे ने जवाब दे दिया। भौचक के माउंटो और ध्रुव ठीक सामने खड़े नजर आ रहे थे। कनपटी मार की उंगली कार्बाइन की ट्रिगर पर दब गई और एक छल्ला के साथ अलमारी के शीशे और उसमें पड़ रहे प्रतिबिंबों के टुकड़े हो गए। ध्रुव ने दरवाजे के सामने अलमारी जो खड़ी कर दी थी। अगले ही पल कार्बाइन कनपटी मार के हाथ से दूर जा गिरी। अब मैं इसको भून कर रख दूंगा। पर तभी कनपटी मार के हाथों में दो तलवारें चमक उठी। हाँ, काट डालूंगा, बोटी बोटी करके काटूंगा। मांटो गोली मत चलाना, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। आजा, सबसे पहले मैं तेरी कनपट्टी काटूंगा। पहली तलवार ध्रुव के कानों को लगभग छूती हुई गुजरी और दूसरी तलवार की धार ने उसके कुछ बाल हवा में उड़ा दिए। ओह, इसके वार तो काफी सटीक पड़ रहे हैं, इसलिए इन तलवारों का कनपटी मार के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। एक तेज धार ने ध्रुव की कनपटी को काट दिया और दूसरे वार से बचने की कोशिश में ध्रुव अपना संतुलन खो बैठा और उसका सिर मेज के कोने से जा लड़ा। कुछ सेकंडों के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कनपटी मार को माउंटो की तरफ ध्यान देने का मौका मिल गया। नहीं, रुक जाओ। माउंटो ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर कनपटी मार की तरफ तान दी, पर कनपटी मार के हाथ आटे की एक बोरी को उठा चुके थे। माउंटो ने 6 की 6 गोलियां कनपटी मार पर झोंक दी, पर कोई भी गोली बोरी के पार नहीं जा पाई। कनपटी मार ने बोरी को एक तरफ फेंक दिया और एक भीषण वार से माउंटो का शरीर दीवार में मक्खी की तरह चिपक गया। हे राम, इसने मेरी आंखों के सामने माउंटो का कत्ल कर दिया।
अब तक मैं अपने वारों को इसे पागल समझकर रोक रहा था, पर अब नहीं। यह तलवार को बड़े खतरनाक ढंग से लहरा रहा है। अब मुझे भी अपने लिए एक ढाल का इंतजाम करना पड़ेगा। ध्रुव ने लपक कर आंटे की एक बोरी को उठा लिया, पर उसका इरादा इस बोरी को सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल करने का नहीं था, बल्कि यह कनपटीमार को काबू में करने का एक हथियार भी था। लहराती तलवार ने एक ही झटके में बोरी के टाट को काट डाला। अगले कुछ पलों में क्या हुआ, यह कनपटीमार नहीं समझ पाया, और कुछ समझ पाने से पहले ही कनपटीमार बेहोशी की दुनिया की सैर कर रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद, क्या कह रहे हो डॉक्टर वर्मा? हाँ इंस्पेक्टर, ये आदमी एकदम पागल है। पर ये 1 हफ्ता पहले ही तो जेल से छूट कर आया है, और तब तो ये बिल्कुल ठीक था। पर अब नहीं है। आप इसको तुरंत डॉक्टर शास्त्री के अस्पताल में भिजवा दीजिए। डॉक्टर शास्त्री अस्पताल में ही मौजूद थे। डॉक्टर वर्मा का कहना ठीक था, ये पूरा पागल है। एक और पागल कातिल। मैं अभी अपने टेस्ट पूरे नहीं कर पाया हूं, पर मुझे यकीन है कि टेस्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो इनके अचानक पागल हो जाने पर रोशनी डाल सके। पता चलते ही खबर कीजिएगा डॉक्टर साहब। ये तो मेरी ड्यूटी है ध्रुव। वापस लौटते समय ध्रुव के दिमाग में नई जानकारियां घूम रही थीं। फाइनेंसर, ये एक नया नाम पता चला है, और उसके पास इन कातिलों को पागल कातिल बना सकने की क्षमता भी है। पर जो कुछ भी हो, फाइनेंसर है बहुत चालाक। उसने अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? फाइनेंसर कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, और तब मैं उसको धर दबोचूंगा। पर फाइनेंसर अपना जाल ध्रुव के लिए भी बिछा रहा था। मांटो खान की कहानी खत्म कर दी गई है फाइनेंसर, पर ध्रुव एक बार फिर वहां आ पहुंचा था। यानी ध्रुव मेरे रास्ते का कांटा बनने की तैयारी में है। कहिए तो ध्रुव का भी ऊपर का टिकट कटा दूं? हमारी टोली का एक पागल कातिल अभी बचा हुआ है। नहीं मुनीम, ध्रुव को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है, और उसको मारकर हमें फायदा भी नहीं होगा। ध्रुव को मैं अपने पागल कातिलों की टोली में शामिल करना चाहता हूं मुनीम, लेकिन वो सब बाद में। अभी हमको चीरकर और कनपटीमार को डॉक्टर शास्त्री के पागल खाने से आजाद कराना है। तैयारी शुरू कर दो। इस षड्यंत्र से अनजान ध्रुव गहरी सोच विचार में डूबा हुआ था, और उसके चेहरे पर छाई संतुष्टि से साफ जाहिर था कि वो अपनी मंजिल के करीब है। पर किस्मत उसको खुद ही फाइनेंसर तक ले जाने वाली थी। ध्रुव हियर। ध्रुव, मैं डॉक्टर शास्त्री। कनपटीमार ने मुझे कुछ सनसनीखेज बातें बताई हैं। तुम तुरंत यहां आ जाओ। मैं अभी आता हूं डॉक्टर साहब। मुझको पता था कि डॉक्टर शास्त्री ही मुझको फाइनेंसर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। ध्रुव को अस्पताल पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे, आज गेट पर खड़े होने वाले दोनों पहरेदार गायब हैं। ओह, ये रहे वे दोनों पहरेदार, बेहोश। ऊपर से एक रस्सी भी नीचे लटक रही है, यानी दुश्मन मुझसे पहले यहां पर पहुंच चुका है। ध्रुव का ख्याल सही था। खुल गया ताला, अब जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? अभी 1 मिनट बाद इनको फिर से अंदर बंद करना पड़ेगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पकड़ लो इसको। अपने पीछे दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनकर ध्रुव घूमा, और उसका शरीर कंपाहट से भर गया। 3 तरफ से 3 पागल कातिल एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओह, अब मुझे जल्दी से जल्दी इन मुसीबतों का ठिकाना लगाना होगा। पर कैसे? इन सनकियों पर तो मेरे वारों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, और यह मुझको खिलौने की तरह उठा उठा कर फेंक रहे हैं। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक के अंदर जा गिरा। आओ, इस वक्त अगर मेरी कोई हड्डी टूट गई तो फिर मेरी गर्दन को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये तो डॉक्टर शास्त्री का क्लिनिक लग रहा है, जहां पर वे पागलों का इलाज करते हैं। यानी मुझे भी यहीं पर पागलों का दिमाग कसना पड़ेगा, पर एक एक करके। क्लिनिक के अंदर सबसे पहले घुसने वाला चीरकर था, और उसके अंदर घुसते ही ध्रुव ने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। बाकी लोग बाहर ही रह गए, और चीरकर भी अपने आप को अकेला पाकर भ्रम में पड़ गया। और इससे पहले कि वो भ्रम से उबर पाता, ध्रुव के एक जोरदार वार ने उसको इलेक्ट्रिक चेयर में फेंक दिया, जिस पर डॉक्टर शास्त्री अपने मरीजों का इलाज बिजली के झटकों से करते थे। चीरकर के कुर्सी पर गिरते ही ऑटोमेटिक शिकंजों ने उसके हाथों और पैरों को कस लिया, और ध्रुव के पास बटन को ढूंढकर दबाने का बहुत समय था। बटन के दबते ही एक जानवरों जैसी चीख के साथ चीरकर का दिमाग अंधकार में डूबने लगा। ध्रुव ने एक पागल कातिल को रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अभी आराम करने का वक्त नहीं आ पाया था। एक कड़ाकेदार आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। इस वक्त अगर चंडिका या कमांडो फोर्स यहां पर होती
तो इन मर्दूदों से निपटना आसान हो जाता, मगर फाइनेंसर ने अपना जाल बहुत सोच समझकर बिछाया है और इस जाल से बचकर निकल पाना मुझे मुश्किल लग। आह, बाप रे, पागल के एक ही घूंसे में खोपड़ी पंखे की तरह घूमने लगी है। पर मेरी बाह में क्या गड़ रहा है? ये तो भरे हुए इंजेक्शन है। डॉक्टर शास्त्री ने इनको शायद इलाज के लिए तैयार करके रखा है, पर इनमें कौन सी दवाइयां भरी है? खैर, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी खुद ही पता चल जाएगा। कनपटी मार ध्रुव को अपने भारी शरीर के नीचे दबा लेने के लिए आगे लपका, लेकिन ध्रुव तब तक अपने स्थान से खिसक चुका था। कनपटी मार सिर्फ ध्रुव का हाथ दबा पाया और साथ ही साथ इंजेक्शन भी। तेज सुई कनपटी मार की बाजू में जा घसी, पिस्टन पूरा दब गया और साथ ही साथ इंजेक्शन में भरी नींद की तेज दवाई का असर तुरंत सामने आ गया। ये सब होने में कुछ ही पलों का समय लगा और जब तक फाइनेंसर कुछ समझ पाता, ध्रुव उसकी तरफ लपक रहा था। अगले ही पल फाइनेंसर ने अपने आप को एक मजबूत शिकंजे में पाया और धातु की एक तेज और ठंडी धार उसकी गर्दन पर आ टिकी। अपने पालतू को रोको, वरना सांस की नली के 2 टुकड़े कर दूंगा। अर्क, रुक जाओ धरफाड़। शाबाश, अब इसको अपने पिंजरे में वापस जाने का हुक्म दो और फिर मेरे सवालों के जवाब। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है फाइनेंसर। लेकिन ध्रुव अपने पीछे से बढ़ रहे खतरे से अनजान था। ध्रुव को ऐसा लगा मानो उसके सिर पर पूरी छत आ गिरी हो और फिर उसका दिमाग कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया। जब उसकी आंखों के आगे सितारे नाचने बंद हुए तो उसने अपने आप को एक मजबूत गिरफ्त में पाया और उसकी आंखों के सामने खड़ा था एक आश्चर्य। डॉक्टर शास्त्री, क्या तुम भी इन पागल कातिलों के साथ मिल गए हो? मिल गए हो? अरे मैं ही इनका सरदार हूं मूर्ख, मैं ही फाइनेंसर हूं। ये तो मेरा मुनीम है, लेकिन तुम मेरी पागल कातिलों की टोली में जरूर शामिल होने जा रहे हो। वो कैसे डॉक्टर साहब? जैसे यह बाकी कातिल शामिल हुए हैं। सिर्फ एक इंजेक्शन लगने की देर है, फिर तुम्हारा दिमाग भी इन सब की तरह असंतुलित हो जाएगा। मगर मुझे पागल करके तुम्हारा क्या फायदा होगा? उसके बाद तुम हमारी टोली के सदस्य बनकर मेरे हुक्म पर बेशुमार कत्ल करोगे और तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि तुम पागल होगे और पागलों को कोई सजा नहीं मिलती है। उनको मेरे यानी डॉक्टर शास्त्री के पास भेज दिया जाता है और मेरा दूसरा रूप यानी फाइनेंसर बार बार उनका इस्तेमाल करता है। पर जब मैं पागल हो जाऊंगा तब तुम मुझको कंट्रोल कैसे करोगे? इस हिप्नोटिक व्हील के जरिए। इससे हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित होने के बाद तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगे और जब ध्रुव मेरे पागल कातिलों की टोली में शामिल हो जाएगा तब मेरा पैसा वापस न करने की कोई सोचेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है कि यह इंजेक्शन तुमने अपने आप को लगा लिया है, वरना तुम अपनी अच्छी खासी डॉक्टरी छोड़कर यह गलत काम कभी ना करते। शक तो मुझे तुम पर पहले ही हो चुका था, क्योंकि पागलों को कंट्रोल करने का काम कोई मनोचिकित्सक ही कर सकता था और इस केस से संबंधित एकमात्र मनोचिकित्सक तुम ही थे। और अब तुमने मेरा रहा सहा शक भी दूर कर दिया। अब तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। धरफाड़ मेरी टोली का सबसे खतरनाक कातिल है और इसका पहला शिकार तुम बनोगे। धरफाड़, अटैक। और धरफाड़ किसी पागल सांड की तरह ध्रुव की तरफ लपका। शास्त्री ठीक कह रहा है, धरफाड़ पागलपन की भी सीमा पार कर चुका है, इसलिए ये अपने शरीर पर लगी किसी भी चोट को महसूस नहीं कर पा रहा है। आओ, अब मेरी ताकत भी जवाब दे रही है। अब तो इस पार या उस पार वाला मामला है। ध्रुव के बड़े हाथ में जमीन पर गिरा हुआ सर्जिकल चाकू आ लगा और ध्रुव ने उसको तेजी से लहराना शुरू कर दिया। मैं इसको जान से मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं इस पर वही ट्रिक आजमाऊंगा जो मैंने चीरकर पर कसीनो पर आजमाई थी। मैं धरफाड़ के शरीर पर इतने सारे छोटे छोटे घाव लगा दूंगा कि जल्दी खून निकलने से इसकी ताकत मुझसे पहले खत्म हो जाए। और उसके बाद में फाइनेंसर की खबर आई। खून की कमी से धरफाड़ की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि शरीर से बहते खून की झलक ने उसके वहशीपन को और भड़का दिया था। एक धड़ाके के साथ ध्रुव को अपने शरीर की सारी हड्डियां कड़कड़ाती महसूस हुईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धरफाड़ की उंगलियां ध्रुव के बालों में आकर कस गई। ध्रुव को बालों के साथ साथ अपनी खाल भी शरीर से अलग होती महसूस हुई। ओह या, इस शिकंजे से छूट पाना मुश्किल लग रहा है। लगता है कि आज कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। क्या बच पाने का कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है, आखिरी रास्ता। ध्रुव की बड़ी उंगलियां एक स्विच पर आ दबीं और क्लिनिक में एक घरघराहट गूंज उठी। धरफाड़ की आंखें तुरंत घरघराहट के सोत्र की तरफ घूम गई और यही गलती उसकी आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि वो घरघराहट हिप्नोटिक व्हील के घूमने की घरघराहट थी। देखते ही देखते धरफाड़ की आंखों से बहशीपन गायब हो गया
और उसकी आंखें फैलकर पथरा गई। धरफाड़ सम्मोहित हो चुका था। अरे अरे, ये क्या हो गया? तू बच गया? कैसे बच गया? मैं तुझको पागल करके ही छोड़ूंगा। छोड़ो फाइनेंसर, अभी तो यहां से भागने की सोचो। हट, तू बच नहीं पाएगा। तू मेरा पालतू बनेगा, मेरा पागल कातिल। ओह, अपनी स्कीम को तबाह होते देखकर शास्त्री का दिमाग भी सनक रहा है। डॉक्टर शास्त्री का ज्यादा जोर लगाने पर मुनीम ने अपनी पकड़ एकाएक ढीली कर दी और एक झटके से डॉक्टर शास्त्री अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरा। इंजेक्शन वाला हाथ उसके शरीर के नीचे आ दबा और जब डॉक्टर शास्त्री खड़ा हुआ तो इंजेक्शन की सुई उसके पेट में ढंसी हुई थी। पिस्टन पूरा दबा हुआ था और शास्त्री के होठों पर था एक पागल का अट्टहास। ये तो पागल हो गया। अपना हथियार ये अपने आप ही चला बैठा। अब सिर्फ तुम बचे हो मुनीम। मुझे माफ कर दो ध्रुव जी। मैं तो सिर्फ मुनीम हूं। इन पागलों के चक्कर में खामाखा फंस गया था। ये फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी मुनीम। फिलहाल तो तुम पुलिस को फोन करके बुलाओ। और फिर भगवान का न्याय भी अजीब है ध्रुव। वो हम मनुष्यों को हमेशा याद दिलाता रहता है कि मौत से भी बदतर कोई सजाएं हैं, जैसे पागलपन। ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर। इस जैसे पापी के लिए मौत की सजा तो बहुत छोटी सजा होती। भगवान ने इसको खुद ही उम्र कैद की सजा दे दी है।